मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज देश विदेश की कई खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन इस वक्त मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सियासी पारा बहुत गर्म है। सिसोदिया की जमानत पर कल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले आज ईडी एक्शन मोड में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी ट्रेल के मामले में सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। अचानक इस डेवलपमेंट पर केजरीवाल ने सीधा केंद्र सरकार पर धावा बोल दिया है, इल्जाम लगाया है। मनीष सिसोदिया ने भी जेल से चिट्ठी रिलीज भी कर दी, जिसे आज केजरीवाल ने ट्वीट किया। शराब घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने जेल में करीब 8 घंटे तक सिसोदिया से पूछताछ की और जब अरेस्ट किया उनको तो कानून के सिलेबस में सियासत का नया चैप्टर ओपन हो गया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट का तीर दाग दिया। उन्होंने लिखा, मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला। कल बेल पर सुनवाई है। कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना, रोज नए फर्जी मामले बनाकर। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। लेकिन जनता के जवाब देने से पहले बीजेपी का जवाब आ गया। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके पूछा, कल मनीष छूट जाते, आपको ये पहले से कैसे पता था? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कृपया वही पुराना विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें जो आपने सत्येंद्र जैन के लिए खेला था। आपने कहा था कि ईडी के पास उन पर कार्रवाई का कोई आधार नहीं। वो पिछले 9 महीने से अदालत की वजह से जेल में हैं। स्टॉप डिफेंडिंग करप्शन। शहजाद के ट्वीट के ठीक 27 मिनट बाद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की चिट्ठी ट्वीट की। बीजेपी लोगों को जेल में डालने की सियासत करती है। हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। जेल भेजना आसान है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ये राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भेजने से नहीं। शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी पर राजनीति और कानून दोनों अपनी अपनी रफ्तार में हैं। सियासत के घात प्रतिघात के बीच मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी आगे की पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश कर सकती है। ईडी की गिरफ्तारी वाली खबर सिसोदिया के लिए शॉकिंग है, लेकिन अपने हाथों अपनी तबाही की खबर लिख रहे पाकिस्तान को भी शौक पर शौक लग रहे हैं। जिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान पालता रहा, वो कंगाली के बीच उसे जंग की आग में झोंक सकते हैं और ये जंग ऐसी होगी जो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकती है। क्योंकि अब पाकिस्तान के गुनाहों का कटोरा और हिंदुस्तान के सब्र का पैमाना दोनों भर चुके हैं। पाकिस्तान ने अब अगर एक भी गलती की तो भारत ऐसा जवाब देगा जिससे जिन्ना लैंड की नस्लें याद रखेंगी। ये दावा अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपनी सबसे ताज़ा एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में किया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। भारत की फौज पाकिस्तान में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, जिसमें भारत पहले के मुकाबले ज्यादा सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा। हिंदुस्तान के मिलिट्री एक्शन का अंजाम क्या होगा, ये कंगाल पाकिस्तान की आवाम को पता है। खुलकर कह रही है कि जंग हुई तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान को इस टाइम वॉर की जरूरत नहीं है, इस टाइम उसको एक स्टैंड लेने की जरूरत है। जो हमारा मौजूदा हालात जा रहे हैं, हम लोग IMF के पास बैठे हुए हैं, हम अमेरिका के पास बैठे हैं और हम लोग तब से से ही हम लोग IMF के पास ही है। ठीक है, हम उधर से बाइट नहीं आ रहे। जब तक हम बाइट ही नहीं आएंगे तो हम लोग वार क्या कर सके, अपना सर करेंगे। पाकिस्तान की आवाम हिंदुस्तान से जंग के अंजाम की बात सोचकर सिर पीट रही है, लेकिन हुक्मरानों को गद्दी की जंग से फुर्सत नहीं है। बेबस आवाम सब समझ रही है और जंग में जिन्ना लैंड की क्या हालत होगी, इसकी पोल पट्टी ऑन कैमरा खोल रही है। मौजूदा सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया। ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना, पब्लिक अंधी तो नहीं है, वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। शहबाज की अक्लमंदी इसी में है कि वो भारत से अदावत भूलकर अपना मुल्क संभाले, गरीब आवाम का पेट भरे, वरना जंग हुई तो उनके मुल्क का मिटना तय है। देखिए, जहां तक हमारे पड़ोसियों का सवाल है तो उन्हें लेकर दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत ने लेकर एक बड़ी बात कही थी। उनका कहना था कि हिंदुस्तान को हमेशा 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बयान में पाकिस्तान के साथ चुनौती चीन को लेकर भी थी और अब चीन पर नई अमेरिकन रिपोर्ट पूरी दुनिया की बेचैनी बढ़ाने लगी है। क्या चीन के साथ भारत की नई जंग हो सकती है? क्या एक बार फिर गलवान जैसा इंसिडेंट रिपीट होगा? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चीन की वॉर प्लानिंग को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया गया है।
यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की बढ़ती ताकत दुनिया के लिए नया खतरा पैदा कर सकती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है, दो न्यूक्लियर पावर कंट्री भारत और चीन के बीच टकराव बढ़ेगा। सीमा विवाद को लेकर ये टकराव हथियार बंद वाले संघर्ष में बदल सकता है। अमेरिका की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब कई राउंड की बातचीत के बाद भी भारत और चीन के बीच नॉर्दर्न बॉर्डर पर विवाद बना हुआ है। ईस्टर्न लद्दाख में चीनी फौज के मुकाबले का मिरर डिप्लॉयमेंट है, यानी यहाँ भी 60,000 से 70,000 सैनिक डटे हुए हैं। हालांकि इसी रिपोर्ट में दोनों देशों की बातचीत पर भी कमेंट किया गया। कहा गया, भारत और चीन अपने सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए संघर्ष के मद्देनजर संबंध तनावपूर्ण ही रहेंगे। गलवान वाले खूनी संघर्ष के बाद से दोनों के बीच संबंध गंभीर स्तर पर है। वैसे जिस वक्त ये रिपोर्ट सामने आई उसी दौरान अमेरिका के टॉप कमांडर चीन की मिसाइलों पर दुनिया को चेता रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट कमेटी ऑन आर्म्ड फोर्सेस के सामने स्ट्रैटकॉम के कमांडर जनरल कॉटन ने कहा कि चीन के पास अमेरिका से ज्यादा ICBM वाले लॉन्चर हैं और उसने 1000 मिसाइलें बना ली हैं। चीन ने अपनी DF-26 सीरीज वाली मिसाइलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि इस वक्त भी चीन सैकड़ों की संख्या में नए ICBM मिसाइलों भी बना रहा है, यानी नई मिसाइलों के लिए जमीन तैयार कर रहा है। शायद इसीलिए जनरल कॉटन का कहना था कि चीन की ज्यादा मिसाइल और लॉन्चर का मतलब है कि अमेरिका को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना होगा। ये कोई नई बात तो है नहीं, चीन भारत के खिलाफ चालबाजी की फिराक में हमेशा से लगा रहा है, लेकिन ड्रैगन को घेरने के लिए मोदी का प्लान एक्टिव हो चुका है। इसका सबूत अहमदाबाद से आया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ क्वाड के मेंबर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने बीजिंग की धड़कनें बढ़ा दी है। फेस्टिव माहौल है। रवि शास्त्री की धमाकेदार कमेंट्री। लोकेशन अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। पहली बार 40,000 दर्शकों के बीच हिंदुस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी की धाक दिखी। मैसेज डायरेक्ट बीजिंग और इस्लामाबाद तक पहुंचा। इसकी वजह ये रही, Two honorable prime ministers to the lap of honor. सोने जैसे रथ पर पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सवार थे। लैप ऑफ ऑनर के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया की 75 साल की दोस्ती का मुकम्मल पैगाम दुनिया को दिया गया। Who was the honors and hand over the test caps to the team captains. Steve Smith will collect the cap from the honorable Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese. भारत, जापान और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप से चीन खासा खार खाता है, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत की दोस्ती की ऐसी विराट पिच रेडी की जिससे चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के छक्के छूटना तय है। चौथे और अंतिम टेस्ट मैच से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी के साथ दोनों देशों की टीमों से मुलाकात की। क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए और मजबूत हुई भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की कुछ यादगार तस्वीरें और वीडियो पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए। क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को और मजबूत करने की कोशिश की गई। भारत की इसी विराट सोच से चीन पाकिस्तान के होश उड़ गए। वैसे जहां तक होश उड़ने और उड़ाने का सवाल है, तो इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी सियासी नूरा कुश्ती जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है। ये जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। शराब नीति में अनियमितता पर सियासी अंगारों की तपिश बढ़ी तो बात दूर तक गई। इसी मामले में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से भी पूछताछ होनी थी, लेकिन कविता ने ईडी से 11 मार्च तक की मोहलत मांगी है। उधर आपकी नजर में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जान को बड़ा खतरा है। दिल्ली के खतरनाक क्रिमिनल्स, अपराधी, वो सब लोग उसी जेल में हैं। तो क्यों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इतने नजदीक इस तरीके के गैंगस्टर्स को, इस तरीके के क्रिमिनल्स को रखा जा रहा है? आपके इस नजरिए पर बीजेपी ने भी पलटवार किया, इस मुनादी के साथ कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड तक जांच पहुंच रही है, इसीलिए आप खेमा बेचैन है। मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज है और वो राज उगल न दे मनीष सिसोदिया या कह न दे, इससे डरे हुए अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं क्या? जेल दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल,
और अरविंद केजरीवाल के ही जेल में मनीष सिसोदिया के जान को खतरा, ये इशारा क्या कर रहे हैं? सियासत अपनी जगह, लेकिन जहां तक मनीष सिसोदिया की सिक्योरिटी का सवाल है तो उन्हें तिहाड़ की 1 नंबर जेल में जहां रखा गया है वो सीनियर सिटीजन्स का वार्ड है, जहां निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। केजरीवाल और बीजेपी की अदावत से दिल्ली में सियासत का वायरस हावी हो चुका है, मगर एक और वायरस है जो दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि फ्लू वाला नया वायरस कई लोगों को अस्पताल पहुंचा सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार और जुकाम, सिर दर्द है, अगर बीमारियों का ये कॉकटेल आपकी सुबह की सैर से लेकर बच्चों के स्कूल, उनके एग्जाम में मुश्किल पैदा कर रहा है, अगर आप इन सिम्टम्स को लेकर ऑफिस जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस बार फ्लू वाला वायरस आपके घर में मौजूद मेडिकल बॉक्स की दवा से काफूर नहीं होगा। इसके लिए डॉक्टरी सलाह और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। कई एक्सपर्ट्स H3N2 वाले नए वायरस को मिनी कोरोना का नाम दे चुके हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स कमोबेश कोरोना की ही तरह है। कुछ डॉक्टर्स का तो ये भी मानना है कि होली के बाद से अब H3N2 वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। ICMR के मुताबिक कुछ महीनों में कोविड के मामले कम हुए हैं, लेकिन H3N2 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सर्विलांस डेटा बताता है कि उत्तर भारत के राज्यों में 15 दिसंबर के बाद से H3N2 के मामले बढ़े हैं। ICMR ने यह भी बताया कि सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी से पीड़ित आधे से ज्यादा लोगों में H3N2 वायरस मिला है। अब सवाल यह है कि किन किन लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। तो इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो बुजुर्ग है, अस्थमा के मरीज हैं, जिन्हें दिल की बीमारी है या फिर किडनी प्रॉब्लम है, इनके अलावा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए अगर भीड़ में होली मनाई है तो सतर्क रहिए, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज करें और अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो फिर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। इंसानों पर वायरस का खतरा है तो फसलों पर कुदरती आफत का खतरा है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, मौसम का मिजाज यहाँ बदला, ओले बरसे और किसानों की उम्मीदें उनकी आंखों के आगे चकनाचूर होने लगी। पहले मेहनत करके उगाई गई फसल से कमाई की उम्मीद थी, अब सरकार से मुआवजे की गुहार है। लोगों के सिर पर छत थी इसलिए वो तो बच गए, लेकिन ओलों की मार ने फसलों को तबाह कर दिया और कहर की किस्त बांटने में कुदरत ने भी कोई कोताही, कोई भेदभाव नहीं किया। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह किसानों के अरमानों पर एक जैसी चोट पहुंचाई है। ये मध्य प्रदेश का गुनाह है। लहलहाती फसलें देखकर किसानों ने लागत से कई गुना ज्यादा फायदे की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ओलों ने गेहूं, चना, सरसों, धनिया, सारी फसल के साथ साथ किसानों के अरमानों को भी तबाह कर दिया। धार में गुजरे 3 दिनों में से 2 दिन 2 मौकों पर ऐसे ही ओले पड़े हैं। तो बड़े इलाके में फसलों का क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पूरा ही हो गया ना, 18 बजे समथिंग पूरा ही होगा, आप देख ही रहे हो। यस सर, आपने साफ लोगों को, किसी स्थानीय लोगों को से बात हुई थी, उनको वीडियो भेजा था मैंने। मध्य प्रदेश के मुरैना में 10 से ज्यादा इलाकों में आधे घंटे तक ओले पड़ते रहे। अंजाम ये हुआ कि गेहूं और सरसों की फसल तबाह हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में भी ओलों ने सरसों की फसल चौपट कर दी। आसमान से बरसी कुदरती तबाही की मार राजस्थान के धौलपुर में भी पड़ी है, जहां पहले तो चारों तरफ सफेद ओले की चादर बिछी और जब नजर खेतों की तरफ उठी तो गेहूं, सरसों और आलू की फसलें जमीन पर थी। 4 और 7 मार्च को जोधपुर और बाड़मेर में ओले गिरने से 12 लाख हेक्टेयर में लगी सरसों, इसबगोल, जीरे, गेहूं, प्याज, मेथी और चने को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए, पता ना मुसीबत कैसी भी हो, हिंदुस्तान हिम्मत नहीं हारता है, क्योंकि उसे पता है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हल निकल जाएगा। लेकिन मुसीबतों का अंबार जो है वो पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उस मुसीबत का कोई अंत नहीं दिख रहा है। कंगाली के समंदर में वो पहले से डूबा है, महंगाई आसमान में सुराग कर रही है और लगे हाथ बेरोजगारी की सुनामी भी उसकी सांस से उखाड़ने लगी है। अब हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान की कब्र और गहरी होती जा रही है। बर्बादी का टॉप गियर पहले ही लगा था और तबाही टर्बो गियर में अब पहुंच चुकी है। महाकंगाली का बवंडर देख पाकिस्तान से कई दिग्गज कंपनियां पैकअप कर चुकी है।
तेल कंपनियों का तेल महंगाई निकाल चुकी है। अंजामे गुलिस्तान देखकर आवाम तौबा तौबा कर रही है। छोटी इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की जो है बैकबोन की हैसियत रखती है। और ऊपर से जो महंगाई का लेवल जा चुका है, इसमें गरीब आदमी का गुजारा जो है मुहाल है। कि मतलब कि वो एक मुझे शेर याद आ रहा है, अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर कुत्ते भी राज करते हैं। तो पाकिस्तान तो अभी इंडिया के क्या कंपैरिजन करूं, बांग्लादेश के आसपास भी नहीं आ रहा। कौन आएगा कंगाल मुल्क में और क्यों निवेश करेगा? एक बार जो बर्बाद मुल्क में पैसा लगाएगा वो भी पाकिस्तान की ही तरह गर्त में समा जाएगा। भले ही इसका इल्म शहबाज शरीफ को ना रहा हो, भले ही पाकिस्तान की उम्मीदें IMF के भरोसे पर टिकी हो, लेकिन पाकिस्तान में जो भागम भाग मची है ना, उसका पूरा ब्यौरा अवाम के पास है। बाहर के इन्वेस्टर्स थे पाकिस्तान में जो थे, उन्होंने शट डाउन कर लिया अपनी इंडस्ट्रीज सर। क्योंकि देखिए ना, सबसे जो मेजर इसकी रीज़न है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसके इन्वेस्टर आता है, वो कहता है यार मुझे जो है इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स स्मूथ मिलनी चाहिए। अब वो नहीं मिलती तो वो कैसे आएगा, कैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे। कंपनियों और निवेशकों को तो छोड़िए, पाकिस्तान का चूल्हा ठंडा पड़ चुका है, किचन का बजट बिगड़ चुका है, ख्वातीन सड़कों पर उतर आई है, नालायक हुक्मरानों पर ऐसी तेजाबी तकरीरें की गई कि उन्हें सुनकर इस्लामाबाद के पसीने छूटना तय है। और 22 करोड़ आवाम जो हैं वो इस वक्त इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। पेट्रोल महंगा कर दिया है, प्याज महंगा है, सब्जी महंगी है, दालें महंगी है। ये मेरी घरेलू खवातीन है सारी, ये बद्दुआएं दे रही हैं। वो कह रही हैं हम कैसे जिए। वो शहबाज शरीफ के ऊपर जूते बरसा रही हैं। मैं समझती हूँ कि इनको डूब के मार जाना चाहिए, इसहाक डार को और शहबाज शरीफ को। बताएं, लंदन में कपड़ा तो सस्ता हो जाता है, वो उसके कपड़े क्या सोने के बने हुए हैं? सोने के हैं तो उतारे बेचे, वो चीजें लाए ना जो प्रैक्टिकल है। ऐसे ही पाकिस्तान में हाहाकार नहीं मचा है, खजाना खाली है, घर घर कंगाली है। वैसे पाकिस्तान उस लंगड़े घोड़े की तरह है जिस पर कोई दाव नहीं लगाना चाहता। अब देखिए ना, पाकिस्तान में भूख, कर्ज, गरीबी, इन सब से हाहाकार मचा हुआ है। उधर यूक्रेन में पुतिन के गुस्से का कहर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के 7 शहरों को टारगेट करके रूस की ग्राउंड फोर्स, एयर फोर्स और नेवी ने जबरदस्त अटैक किया है। और इस अटैक की टाइमिंग ये बता रही है कि अब पुतिन को दुनिया के सबसे बड़े संगठन की भी कोई फिक्र नहीं है। और यूक्रेन पर यह बड़ी एयर स्ट्राइक हुई यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस की जेलेंस्की से कीव में बातचीत के कुछ घंटों बाद। इसीलिए रूसी सेना का इतना बड़ा हमला संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ मॉस्को का जवाब माना जा रहा है। एक दो नहीं, यूक्रेन के 7 शहरों पर रूसी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की। ये 7 शहर थे जिनमें कीव, ज़ैपोरिज़िया, द्नीप्रो, ओडेसा और खार्किव को टारगेट किया गया। यूक्रेनी सेना के मुताबिक जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से रूस ने हमला बोला। 28 KH-55 एयर बेस्ड क्रूज मिसाइल, 20 कैलिबर सी बेस्ड क्रूज मिसाइल, 6 X-22 एयर बेस्ड क्रूज मिसाइल, 6 किंजल क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन की रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मिलिट्री ठिकाने और पावर प्लांट को टारगेट किया गया। इन हमलों में 6 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ वलेरी ज़ेलुज़नी ने कहा है कि रूस ने कुल 81 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 34 को शूट डाउन कर दिया गया। बीते 2 महीने में ये रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला है। हालांकि इन हमलों के बावजूद यूक्रेन वॉर जोन में पूरी ताकत से लड़ रहा है। ये देखिए किस तरह रेड आर्मी के टैंक को यूक्रेन ने मिसाइल अटैक में कबाड़ बना दिया। सुसाइड ड्रोन के जरिए यूक्रेन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ये वीडियो फुटेज एक सुसाइड ड्रोन ने कैप्चर की है, जो रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड पर आत्मघाती अटैक करते हुए दिख रहा है। जहां कहीं भी रूस की विनाशक पलटन दिख रही है, वहां यूक्रेन के ड्रोन आसमान में बम बरसाकर एयर स्ट्राइक का इंतकाम ले रहे हैं। बैटलफील्ड में यूक्रेन की ऐसी ही कामयाबी ने पुतिन को 7 शहरों पर हमले के लिए मजबूर किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की जंग ने पुतिन की इमेज को नुकसान बहुत पहुंचाया है। दुनिया के कई देश और कई सारे संगठन पुतिन के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, बैन लगा रहे हैं।
अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन पुतिन को जिस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को सैबोटेज करने का जिम्मेदार बताया गया, अब अमेरिका के दोस्तों ने ही इस मामले में रशिया को क्लीन चिट दे दी है। और इस खुलासे को ताकत दी है जर्मनी और कनाडा जैसे देशों ने, जो जंग के किसी भी मोर्चे पर अमेरिका को लीडर मानकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जांच को आधार बनाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि बीते 26 सितंबर को हुए नॉर्थ स्ट्रीम धमाके में रूस और पुतिन का कोई रोल नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में दावा किया गया है कि पाइपलाइन में धमाके के पीछे किसी प्रो यूक्रेनी ग्रुप का हाथ है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि बाल्टिक सागर में पाइपलाइनों को विस्फोट से उड़ाने के लिए बहुत ही ट्रेंड गोताखोरों की मदद ली गई। इस बात के भी सबूत मिले कि पाइपलाइन धमाके में अमेरिका और ब्रिटेन का भी कोई हाथ नहीं है। जर्मनी के न्यूज ब्रॉडकास्टर ARD और न्यूज़पेपर ZDIT की जांच रिपोर्ट तो और भी शॉकिंग है। जर्मन मीडिया के मुताबिक विस्फोटक की सप्लाई 5 पुरुष और 1 महिला ने की थी। सबके पास जाली पासपोर्ट थे। जर्मनी के एक जहाज से विस्फोटक भेजे गए। ये जहाज पोलैंड की एक फर्म के नाम रजिस्टर्ड था और इस फर्म के मालिक यूक्रेनी थे। जर्मन मीडिया के मुताबिक नॉर्थ स्ट्रीम ब्लास्ट एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी पुतिन पर ब्लेम डालने का एक तरीका। अमेरिका और जर्मनी के अलावा कनाडा की मीडिया ने भी पुतिन को क्लीन चिट दी। कैनेडियन फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के वेस इंगलर ने एक इंटरव्यू में कहा कि नॉर्थ स्ट्रीम ब्लास्ट का रूस से कुछ लेना देना नहीं है और इसके पीछे अमेरिका की भूमिका हो सकती है। इन रिपोर्ट्स के बाद न सिर्फ वेस्ट मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप पुख्ता हुआ है, बल्कि पुतिन को पश्चिम पर बरसने का एक और मौका मिल गया है। बरसने का नया मौका तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी मिल गया है। उन्होंने भी खोज निकाला है और इस बार उनका टारगेट नया है। इस बार इमरान का निशाना है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जिसे वहां के लीडर्स फुटबॉल बनाकर किक कर रहे हैं। पहले जो काम मरियम नवाज ने किया, वही काम अब इमरान खान कर रहे हैं। जमहूरियत की लाश पर बैठे पाकिस्तान का हर लीडर संविधान को कफन पहना रहा है और सुप्रीम कोर्ट को औकात दिखा रहा है। पहले मरियम ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बिका हुआ बताया, अब इमरान खान ने भी सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे दी है। और मैं फिर से अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं कि इस मुल्क की खातिर तकसीम ना हो। ये तारीख सब देख रही है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है पाकिस्तान के। इस वक्त कोई ऐसी चीज ना करना जिससे हमारी जमहूरियत, हमारा आइन, हमारा रूल ऑफ लॉ कमजोर हो। इमरान ने पहले पाकिस्तान के सिर से सींग की तरह लापता हो चुके रूल ऑफ लॉ का हवाला दिया, फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर ही सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है। इमरान पाकिस्तान में इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन चुनावी रैली निकालने की तैयारी कर रहे PTI सपोर्टर्स पर फायरिंग करके शाहबाज ने इशारा दे दिया है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। पहले चचा ने डंडे चलवाए और भतीजी इमरान को पागल नशेड़ी बता रही है। क्या गारंटी आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? क्योंकि नशे की हालत में होता है, फैसला करने की कुव्वत नहीं है दिमाग में, ज़हनी बीमार है। सच पूछिए तो पाकिस्तान में जमहूरियत कभी थी ही नहीं। डिक्टेटरशिप पर डेमोक्रेसी का नकाब था बस, लेकिन कुर्सी की जंग ने इसे भी अब तार-तार कर दिया है। पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। वहां की पॉलिटिक्स में जो भी ड्रामा एलिमेंट है वो आपको फिल्मों में भी नहीं मिलेगा, यकीन मानिए। वैसे आज मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री भी गम में डूबी हुई दिखाई दी। मशहूर एक्टर और कई फिल्मों के डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। होली पर जमकर रंग उड़ाने वाला रंगमंच का सितारा हार्ट अटैक की वजह से हमसे दूर चला गया। 66 साल के थे सतीश कौशिक। उनकी मौत अचानक हुई। कल तक वो होली के रंगों में एकदम डूबे हुए थे। अचानक दिल की धड़कनें बंद हुई और फिर वही डर जाग गया जो हर किसी के दिल में था। और देश की चिंता बढ़ाई इन तस्वीरों ने। खेलने कूदने और फिट दिखने वाले कम उम्र के लड़के जब अचानक दिल की धड़कन रुक जाने से चल बसे, तो सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर जवां दिल को कौन धोखा दे रहा है? कहीं इन खौफनाक तस्वीरों के पीछे की वजह कोरोना तो नहीं है? सडनली इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो हार्ट का, वो फेल हो जाता है। हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती और
पेशेंट की डेथ हो जाती है। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, साउथ स्टार पुनीत राजकुमार, पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, मशहूर सिंगर के और अब एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक। मौत से कुछ वक्त पहले तक ये सभी बिल्कुल सामान्य थे। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इनका दिल अचानक ऐसे रुक जाएगा। हमने डॉक्टर से ये समझना चाहा कि आखिर दिल को किसकी नजर लग रही है। ज्यादातर केसेस के अंदर उनको होती है जिनके अंदर की प्री एग्जिस्टिंग हार्ट की आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं, यानी कि 80 से 85% सडन कार्डियक डेथ्स कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की वजह से होते हैं और 15 से 20% डेथ्स किसी दूसरे कारण से होते हैं। दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज और हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गलत खान-पान, अनियमित जीवन शैली और तनाव की वजह से दिल पर तेजी से बुरा असर पड़ रहा है। रही सही कसर पोल्यूशन पूरी कर देता है। इसीलिए अपने दिल को बचाना, उसे हेल्दी रखना आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा होना चाहिए। सतीश कौशिक का यूं अचानक चले जाना बहुत से लोगों को गमजदा कर दिया। अनुपम खेर से लेकर पीएम मोदी की भी बेचैनी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी और उन्हें क्रिएटिव जीनियस कहा। वाकई सतीश कौशिक क्रिएटिव जीनियस थे, लेकिन ये तमगा हासिल करने के लिए उन्होंने दिल्ली के करोल बाग से मुंबई तक का जो बेमिसाल सफर तय किया, वो कहानी आज आपको जरूर जाननी चाहिए। क्या बोला रे तू? दूध के फटेरे हिस्से तू मेरे बारे में। दिल्ली के करोल बाग की खुली गलियों में सतीश कौशिक की किस्मत बंद थी। पिता एक मशहूर ताला कंपनी में सेल्समैन थे, इसीलिए किस्मत के बंद ताले की चाबी भी पिता ने ही खोली। एनएसडी के बाद मिशन बम्बई का सफर आसान नहीं था। फादर को एक बात की, बाबूजी किस तरह अगर हो सकता है ना, आपके दोस्त हैं एक बम्बई में, धर्मचंद जी और अरोड़ा, तो उनके यहाँ मेरे को किस तरह नौकरी लगवा दो। मैं एक साल है ना बम्बई को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि बम्बई, मैं सतीश कौशिक हूँ, मैं बम्बई में रहना चाहता हूँ, तो लेट्स शेक हैंड्स फर्स्ट। 12 साल पहले मैंने इनके साथ 7 फेरे लिए हैं। अरे तो 12 साल पुरानी बात आज क्यों निकाल रहा है? भूल जा। अरे कैसे भूल जाए भाई, ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरी वाइफ है। सतीश कौशिक को जिस शख्स ने एक्टिंग के लिए इंस्पायर किया वो थे कॉमेडी के सरताज महमूद। महमूद की फिल्में देखकर सतीश कौशिक को लगता था कि वो भी बढ़िया कॉमेडी कर सकते हैं। हिट फिल्म के फ्लॉप हीरो लोग, बाटा भाई ने 250 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग फोन इंच पे कर डाली है। लेकिन उनका लुक एक्टिंग करियर में एक अड़चन था। सतीश कौशिक से सुनिए सफलता का वो मंत्र जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। मेरी लुक्स वैसी नहीं है जो सिनेमा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा हौसला जो है वो सिनेमा से बढ़कर है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। 1981 में फिल्म चक्र में सतीश कौशिक को पहला और बेहद मामूली सा रोल मिला। सतीश कौशिक समझ चुके थे कि सिर्फ एक्टिंग के दम पर उनका करियर नहीं चलने वाला, इसीलिए डायरेक्शन में भी वो हाथ आजमाने लगे। डायरेक्टर शेखर कपूर से मुलाकात को सतीश कौशिक का एक बड़ा ब्रेक थ्रू मानते हैं। इस मुलाकात का किस्सा बहुत दिलचस्प है। ऋषि कपूर जी का एक स्पॉट बॉय था, यूज टू पान खाता था, है ना, और कहता शरीरी असिस्टेंट बनना आपको। मैंने कहा हाँ यार अभी इस पिक्चर में कर रहा हूँ कि कहता वो शेखर कपूर जी जा रहे हैं, वो नई पिक्चर शुरू कर रहे हैं, अपनी पहली पिक्चर, उनको असिस्टेंट जरूर चाहिए होंगे, मैं लग जाओ पीछे उनका। 1983 में शेखर कपूर की फिल्म मासूम में 500 रुपए महीने के मेहनताने पर सतीश कौशिक असिस्टेंट डायरेक्टर बने। इसके बाद उनकी उपलब्धि किसी परिचय की मोहताज नहीं। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम सतीश कौशिक ने ही डायरेक्ट की थी। अपनी एक्टिंग और डायरेक्टिंग स्किल्स दोनों में जिन मुट्ठी भर लोगों ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम हासिल किया, उसमें एक नाम सतीश कौशिक का भी रहेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।